हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस वीडियो में जो फेडरलिज्म चैप्टर मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? बेल्जियम तो स्टूडेंट बहुत अच्छी पावर शेयरिंग की थी, इसको तो हम लेंगे नहीं। बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बेल्जियम भी शामिल है। तो इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के बारे में जो ट्रू मतलब दे रखा नीचे स्टेटमेंट, उसके बाद उसको पॉइंट आउट कीजिए। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। ये तो बिल्कुल सही है। फेडरलिज्म वही सरकारें होती हैं जिसमें जो उनकी पावर्स होती है वो सेंट्रल, स्टेट और छोटी छोटी यूनिट्स में बटी रहती है। ये ठीक है। नेक्स्ट, इन द फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो उसके जो लेवल होते हैं वो एक से ज़्यादा में बटे रहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। This is also right. Next, federalism, there will be a government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their state। यानी फेडरलिज्म में ये भी होता है कि जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी छोटी छोटी जो सब यूनिट्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रिंग के लिहाज से देखते रहते हैं। ऑल द अबव, यानी इसका जो आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही हैं। Question 3, how many of the world's 193 countries have federal political system? कितनी कंट्रीज में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है? तो इसका 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। 25, यानी 25 कंट्रीज में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, मेड द शिफ्ट फ्रॉम अ यूनिटरी टू फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किसने? पहले वहाँ यूनिटरी सरकार थी, उसके बाद उन्होंने उसको फेडरल कर लिया, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर लिया। तो उसका जो राइट आंसर था बेल्जियम, क्योंकि श्रीलंका में फेडरलिज्म नहीं था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर कौन सा है? नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द पावर इज डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये नहीं है। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्साइज सुप्रीम पावर, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हाँ ये है। यानी कि जो फेडरल जो सरकारें होती हैं उसमें जो पावर्स होती है वो डिफरेंट लेवल पर बटी होती है। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। Question 6, which of the following does not have a federal system of government? इनमें से किस में फेडरल सिस्टम, which of the following does not have a federal system, यानी किस में फेडरल सिस्टम नहीं है? तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है, यूएसए में भी है, रशिया में है। इसका मतलब डज नॉट हैव, ये कह रहे हैं जिसमें नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में तो है, मतलब इसका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी किसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है? तो चाइना में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर है ऑल द अबव, दिस द राइट आंसर। नेक्स्ट, examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government at the level to make laws on the subjects mentioned against each. Which of the following pairs is not correctly matched? यानी इनमें से कौन सा सामने वाला जो है वो मैच नहीं है। स्टेट लिस्ट पर मैंने बताया था कि स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बनता है? स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इंटरफेयर नहीं है। यूनियन लिस्ट पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही लिस्ट बना सकती है, लॉ बना सकती है। इसका मतलब
दूसरा भी सही है। कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसका मतलब ये वाला भी सही है। नेक्स्ट है रेजिडोरी पावर्स। रेजिडोरी पावर्स वो होती हैं जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं लिखी होती हैं, यानी जो तीनों लिस्ट हैं संविधान बनाते समय जब इसमें लिखा गया था, तो जब इसमें ये जो सब्जेक्ट भी है जो इसमें नहीं लिखा गया है उसको वो रेजिडोरी सब्जेक्ट में आता है, रेजिडोरी पावर्स में आता है। तो वो जो पावर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट के नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, इसका मतलब ये वाला मैचिंग जो है वो गलत है। Match the list first with list second and select the correct answer using the codes given below the list. Question number 9. लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। आइए देखते हैं। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसका जो उस लेवल पर जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पर होता है गवर्नर, स्टेट लेवल पर गवर्नर होता है और सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होता है गवर्नर की जगह। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं। तो अब मिला लीजिए, फर्स्ट का ए किसमें है, फर्स्ट का ए इसमें भी है और इसमें फर्स्ट का ए इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड का सी, सेकंड का सी इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा ठीक है। और थर्ड का डी, थर्ड का डी, ठीक है, इसका मतलब ये वाला सही है, जो सी ऑप्शन है इज द राइट आंसर। फेडरलिज्म, which of the following statement is true about the unitary system of government? यूनिटरी जो सिस्टम है उसके बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है? Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. एंड यूनिटरी जो सरकारें होती हैं उसमें वन लेवल सरकार होती है, एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। दूसरी बात, उसकी जो छोटी यूनिट्स होती हैं सबऑर्डिनेट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर हावी रहती है, ये ठीक है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है इसलिए वो जो भी ऑर्डर पास करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, तो ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द पीपल, यानी ये लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है, आंसरेबल नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती है, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव। एज पर द सेंसस, जो जनगणना हुई थी, इंडिया हैज़ मेजर लैंग्वेजेस। इंडिया में कितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं? तो इंडिया में जो मेजर लैंग्वेज हैं सेंसस के अकॉर्डिंग वो 121 है। नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरल जो सिस्टम होता है उसके डबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो होता है टू सेफगार्ड प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी जो भारत की या किसी भी देश की जो एकता है, यूनिटी है, उसको प्रमोट करना। दूसरा वहीं जो होता है फिर जो नेक्स्ट होता है उसका होता है सेम टाइम अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी, और जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है, उसको भी अकोमोडेट करने का काम फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ट्रू इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, यानी देखिए कौन सा ठीक है। इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड, यानी जो फेडरेशन होता है उसमें साफ साफ उनकी जो पावर्स हैं उनको डिमार्केटेड किया गया है, यानी कि साफ साफ बताया गया है कि हाँ इसकी ये पावर है, इसकी ये पावर है, यानी कि ये ठीक है।
बी इज इंडिया इज अ फेडरेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंडिया फेडरेशन है। द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में साफ साफ इन दोनों की पावर्स का के बारे में बताया गया है, किसकी पावर क्या होगी। दे हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन दियर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, और उनका अपने ही सब्जेक्ट पर उत्तराधिकार होगा, वो अपने सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका इज अ फेडरेशन, नहीं बिल्कुल गलत, श्रीलंका फेडरेशन नहीं था, लड़ाई फिर किस बात की थी वहाँ पर। नेक्स्ट, इंडिया इज नो लॉन्गर फेडरेशन, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडिया फेडरेशन है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं शुरू में ही समझ जाइए। तो 13 का ए और बी सही है, इसमें देखिए कौन सा है, यानी कि सी, ए एंड बी इज द करेक्ट। Which of the following is an example of holding together federation, यानी कि holding together federation और coming together federation बताया था। तो इसमें इसका एक इस तरह से याद कर लीजिए आप, एक तो याद कर लीजिए आप CUSA और एक याद कर लीजिए आप HISB, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, CUSA HISB, CUSA, इसको 3-4 बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसको याद हो जाएगा, CUSA और HISB। U से USA, S से स्विट्जरलैंड, A से ऑस्ट्रेलिया, लीजिए याद हो गया, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। C से हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, C से याद कर लीजिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसमें USA कोड है, U से USA, S से स्विट्जरलैंड और A से ऑस्ट्रेलिया। H से कर लीजिए आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसके कोड देख लीजिए, I से इंडिया, S से स्पेन, थोड़ा सा बस इसके एस में और इसके एस में थोड़ा सा देखना है आपको, स्पेन, इंडिया, स्पेन, और बी से बेल्जियम। ये याद कर लीजिए, एक बार में याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर फिर क्या हो गया, ये कह रहे हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल बताइए, तो होल्डिंग कौन सा, ये वाला होल्डिंग है, तो इंडिया और स्विट्जरलैंड, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में देखिए कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है फिर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का हिस्सा है। Which of the following is an example of coming together federation? कमिंग टुगेदर, अभी बिल्कुल अभी बताया मैंने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कोड क्या है, CUSA, CUSA, U से USA हो गया यानी अमेरिका हो गया, S से स्विट्जरलैंड हो गया और A से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो कौन सा आ रहा है, स्पेन नहीं है, बेल्जियम नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब USA जो मतलब C है ये राइट आंसर, क्योंकि USA कमिंग टुगेदर फेडरेशन का हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, मैंने 3 लिस्ट बताई थी आपको, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन पे सेंटर का कब्जा, स्टेट पर जो कानून बनाएगा वो स्टेट बनाएगा, और कॉन्करेंट में C+S यानी सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं यूनियन लिस्ट का इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। अब इसमें मोस्टली वो जो नेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड हैं यूनियन लिस्ट में। तो बैंकिंग है, बैंकिंग उसी का हिस्सा है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बनाएगी। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले जितने भी हैं उस पर केवल और केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉ बनाएगी, स्टेट तो बाहर नहीं जाएगा ना किसी उसमें, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं भारत में, तो सबको तो अधिकार नहीं है कि वो विदेशों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाए। तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू द फॉरेन अफेयर्स। नेक्स्ट, द डिफेंस, रक्षा का भी एक बड़ा मामला, नेशनल लेवल का मामला है,
इसलिए इस पर भी यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से, स्टेट लिस्ट क्या है, जिस पर स्टेट कानून बनाएगा, ठीक है, स्टेट कानून बनाता है, और इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 61 हैं। अब इन 61 में ही ये पूछना है कि कौन से ऐसे हैं जो इन 61 में आ रहे हैं। एग्रीकल्चर भी आता है, इरिगेशन भी आता है, और जो पुलिस है, पुलिस भी आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, if there is a conflict in the laws made for the subjects in the concurrent list, then the decision made by। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उस कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं टोटल, और इन 52 पर कानून बनाने का अधिकार या लॉ बनाने का अधिकार एक तो सेंटर को है और स्टेट है, दोनों को है। लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लॉ बनाते हुए किसी सब्जेक्ट पर कॉन्करेंट लिस्ट के, तब उसमें जो मेन जो रहेगा, यानी जिसकी जो बात मानी जाएगी या प्रभावी रहेगी, तो वो रहेगी सेंटर की, यानी जैसा सेंटर कहेगा वही बात मान ली जाएगी। तो इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। यूनियन और सेंटर एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों ही लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और उस पर सबके यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अधिकार है लॉ बनाने का, स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट का है, और कॉन्करेंट पर दोनों का है, स्टेट और सेंट्रल का। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं, तो वो कहलाते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। अब ये कहना है कि रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट्स है उन पर कानून कौन बना सकता है, किसके अधिकार क्षेत्र में है जो उस पर कानून बनाएगा, तो ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का कब्जा होता है इस पर। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट, नॉट स्टेट और नॉट अ बोथ। तो ए इज द राइट आंसर। Which of the following, question number 20, which of the following states in India enjoys a special status? भारत में कौन से वो स्टेट हैं जो स्पेशल, खास, विशेष दर्जा प्राप्त हैं? तो उसमें जो अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, नागालैंड है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही को विशेष स्टेटस का जो दर्जा मिला हुआ है भारत में। तो आंसर इज डी। ड्यू टू दियर पैक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, यानी पैक्यूलर मतलब एक विशेष, खास, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, द कॉन्स्टिट्यूशन of India gives special status to some Indian states. These provisions are given in, यानी ये कह रहे हैं कि पेक्यूलर सोशल यानी जो सामाजिक, विशेष सामाजिक हालात हैं उनकी, एक तो वो, और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस और उनकी ऐतिहासिक जो परिस्थितियां रही हैं उनको देखते हुए संविधान में उनको कुछ खास दर्जा दिया गया है, एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। तो वो जो प्रोविजंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वो है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371। तो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 22, some states were created not on the basis of language but the recognized difference based on culture, ethnicity, geography. Example of such states are, ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि बने हैं इस वजह पे नहीं, लैंग्वेज के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कुछ खास कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के, उनकी जातीयता, धर्म, जाति, उसके आधार पर, और उनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उनकी, उसके आधार पर उन स्टेट्स बने हैं। जैसे कि झारखंड है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी।
क्वेश्चन नंबर 23, बिसाइड्स हिंदी देयर आर अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को दर्जा मिला है, जिसमें किसी भी कोई भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड, उस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान में दर्ज हैं। तो ये कह रहे हैं कि हिंदी के अलावा और कितनी भाषाएं रहेंगी, तो 22 हैं टोटल, हिंदी हटा दो 21 बची, तो इसका मतलब 21 इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द वे ऑन काउंट्स इट एज पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार देयर आर डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मेंशन्ड एज देयर मदर टंग। कितनी ऐसी भाषाएं हैं जो लोग उसको मदर टंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेंसस 2011 में बताया गया है, तो वो हैं 1300 लैंग्वेजेस, 1300। नेक्स्ट ये यहीं पर एंड हो गया है, 24 क्वेश्चंस हैं। देखिए स्टूडेंट, आप इन जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सबसे पहले तो आप जो चैप्टर मैंने इससे रिलेटेड फेडरलिज्म का पढ़ाया उसको पढ़िए आप। उसके बाद उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं हैं, इंपॉर्टेंट वाले मैंने उसमें दिए हैं, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखिए। उसके बाद आप इससे जो MCQ हैं इसके, उसको आप देखिए। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप क्रमवार स्टडी करते हैं तो। और अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये समझ लीजिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जितने आप चाहते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो मैं और बनाऊंगा किसी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो आप उसको देखिए।